आज हम बिहार जीविका के कर्मचारियों के लिए 2026 की छुट्टियों की व्यवस्था पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ नियमों की एक सूखी लिस्ट नहीं है, वो एक पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, मतलब कागज पर क्या है और असल में दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है, उसके बीच का फर्क। हाँ, वही फर्क। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी संगठन की छुट्टियों की जो पॉलिसी होती है वो उसके डीएनए जैसी होती है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। उससे पता चलता है कि संगठन अपने कर्मचारियों की कितनी परवाह करता है, वर्क लाइफ बैलेंस को कितनी अहमियत देता है और वहाँ का असल वर्क कल्चर कैसा है। जी। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। हमारा मकसद सिर्फ छुट्टियों की गिनती करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जानना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में जहां स्रोत के मुताबिक काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना कितना मुश्किल या आसान है। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से कैलेंडर सबसे अच्छी शुरुआत है। ठीक है, कैलेंडर से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक ढांचा है जिसपे बाकी सब कुछ टिका है। तो सबसे पहली और सीधी बात, हर रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। ये तो तय है। हाँ, इसके अलावा है पब्लिक हॉलिडेज, जिन्हें स्रोत में पीएच कहा गया है। यहाँ पर एक बात मुझे पहली नजर में ही थोड़ी अजीब लगी। कैलेंडर को देखें तो कुछ महीनों में पब्लिक हॉलिडेज रविवार को ही पड़ रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। जैसे नवंबर 2026 में 8 और 15 तारीख को छुट्टी है, लेकिन वो दोनों दिन रविवार भी है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि कर्मचारी की 2 छुट्टियां मारी गईं। एग्जैक्टली, यही शब्द मैं सोच रहा था, छुट्टी मारी गई। कागज पर तो साल में कई पब्लिक हॉलिडेज दिखते हैं, लेकिन अगर वो पहले से ही छुट्टी वाले दिन पड़ जाए तो कर्मचारी को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता और इससे एक तरह की निराशा भी होती है। बिल्कुल, आप पूरे हफ्ते एक छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं और पता चले कि वो तो वैसे भी छुट्टी वाले दिन ही है। और महीनों के बीच भी कितना फर्क है। स्रोत बताता है कि अप्रैल 2026 छुट्टियों से भरा हुआ है। हाँ, 4 रविवार और 6 अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश, मतलब काम से थोड़ी राहत मिल सकती है उस महीने में। लेकिन फिर आप जुलाई के महीने को देखिए, ओहो, सिर्फ 4 रविवार और एक भी एक्स्ट्रा पब्लिक हॉलिडे नहीं। आप कल्पना कीजिए उस महीने की। कोई त्योहार नहीं, कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं, बस काम ही काम। जुलाई का महीना कर्मचारियों के लिए एक मैराथन जैसा लगता होगा, जिसमें बीच में कोई पानी का स्टेशन ही नहीं है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कैलेंडर से ही हमें काम के उतार चढ़ाव का अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। जनवरी में 26 तारीख की छुट्टी है, अक्टूबर त्योहारों की वजह से राहत देता है, लेकिन जुलाई जैसे महीने मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाले हो सकते हैं। और ये सब कर्मचारियों को पहले से ही ध्यान में रखकर अपनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती होगी। सही बात है। अगर किसी को कोई जरूरी काम है तो वो कोशिश करेगा कि अप्रैल जैसे महीने में निपटा ले, क्योंकि जुलाई में तो शायद एक दिन की भी मोहलत ना मिले। तो ये तो हुई वो छुट्टियां जो कैलेंडर तय करता है, लेकिन असल जिंदगी तो हमेशा कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती। हाँ, बिल्कुल। क्या होगा अगर किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई और जरूरी काम आ पड़े? और यहीं पर छुट्टियों के अलग अलग प्रकार सामने आते हैं। और यहाँ आकर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गिनती नहीं, ये एक पूरी रणनीति है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम छुट्टियों को कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी छुट्टियां। अच्छा। इसमें सबसे पहले आता है मातृत्व अवकाश, यानी मैटरनिटी लीव। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये केवल महिला कर्मचारियों के लिए है और पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलता है। और ये पूरे 6 महीने का होता है, जिसमें पूरी सैलरी भी मिलती है। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो महिला कर्मचारियों को एक तरह की सुरक्षा देती है। जी, स्रोत में ये भी कहा गया है कि अक्सर महिलाएं बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले ये छुट्टी लेना शुरू कर देती हैं, ताकि बाद में आराम के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। स्मार्ट प्लानिंग है। हाँ। इसी श्रेणी में दूसरा है पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव। ये पुरुष कर्मचारियों के लिए है ना? और ये भी पहले 2 बच्चों के लिए ही लागू होता है। ये 15 दिनों का होता है ना? हाँ, 15 दिनों का, और इसमें भी पूरा वेतन मिलता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अच्छा, वो क्या? स्रोत में लिखा है कि इसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस पर थोड़ी अनिश्चितता है। मतलब ये साफ नहीं है कि किन परिस्थितियों में होगा। हाँ, क्या ये मैनेजर की मर्जी पर निर्भर करता है या इसके लिए कोई खास वजह बतानी होगी? ये जो अस्पष्टता है वो कर्मचारी के मन में एक दुविधा पैदा कर सकती है। ये तो है। और एक शर्त भी है कि ये छुट्टी बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर ही लेनी होती है। सही कहा। तो आप इसे बाद के लिए टाल नहीं सकते। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जिसे हम कह सकते हैं रोजमर्रा की जरूरत वाली छुट्टियां। हाँ, इसमें सबसे आम है आकस्मिक अवकाश, यानी कैजुअल लीव या सीएल। ये पुरुष और महिला दोनों को मिलता है, हर महीने 1, यानी साल में कुल 12 छुट्टियां। और इसकी सबसे बड़ी शर्त, जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता होगी,
वो ये है कि इन्हें साल के अंदर ही इस्तेमाल करना होता, वरना ये खत्म हो जाती हैं। लैप्स हो जाती हैं। हाँ, यूज इट और लूज इट वाला मामला है। आप इन्हें अगले साल के लिए नहीं बचा सकते। और यहीं पर वर्क कल्चर का पहला पहलू सामने आता है। कागज पर तो हर महीने 1 CL मिलती है, लेकिन असल में लेकिन स्रोत बताता है कि जीविका में काम पे काम वाला माहौल है। मतलब एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सिर पर आ जाता है। तो ऐसे में महीने में 1 दिन की भी छुट्टी मांगना मुश्किल होता होगा। ऐसा लगता है जैसे आप कोई एहसान मांग रहे हो। तो एक तरफ तो नियम है कि छुट्टी ले लो वरना चली जाएगी, दूसरी तरफ माहौल ऐसा है कि छुट्टी मांगते हुए भी सोचना पड़ता है। ये तो एक अजीब कश्मकश है। कर्मचारी क्या करें? बिल्कुल। इसी में एक और छुट्टी है, विशेष अवकाश या स्पेशल लीव, SL। ये सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए है, महीने में 2। जी। लेकिन इन सबसे खास और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली छुट्टी तीसरी श्रेणी में आती है। पैसे में बदलने वाला अवकाश। हाँ, इसका नाम है अर्जित अवकाश यानी अर्न लीव या EL। ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं कहूँगी। ये महीने में 2 मिलती हैं, यानी साल में 24। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अगर कोई कर्मचारी ये छुट्टियां नहीं लेता तो साल के अंत में इन 24 दिनों का वेतन उसे अलग से मिलता है। एक तरह का बोनस। 1 मिनट, ये तो एक दो धारी तलवार जैसी बात हो गई। एक तरफ तो ये कर्मचारी को बोनस दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये उन्हें आराम करने से, छुट्टियां लेने से नहीं रोक रहा? हाँ, ये तो एक तरह से छुट्टियां न लेने के लिए दिया जाने वाला इनाम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है छुट्टियां न लेने का। सोचिए, एक कर्मचारी जो आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष कर रहा है, उसके लिए साल के अंत में लगभग 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलना बहुत बड़ी बात होगी। तो वो क्यों छुट्टी लेना चाहेगा, खासकर तब जब छुट्टी मांगना वैसे भी आसान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संगठन अनजाने में या शायद जानबूझकर एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है जहां लगातार काम करना, बिना ब्रेक लिए काम करना एक अच्छी बात मानी जाती है। और जो लोग ब्रेक लेते हैं वे एक तरह से आर्थिक नुकसान उठाते हैं। ये तो काम और निजी जीवन के संतुलन पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। हाँ, ये नीति कह रही है कि अगर आप अपनी निजी जिंदगी को दरकिनार करके काम को प्राथमिकता देंगे तो हम आपको आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेंगे। तो EL पैसे कमाने का एक जरिया है, लेकिन क्या होगा अगर किसी को सच में लंबी छुट्टी की जरूरत पड़ जाए? मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया और उसकी सारी CL, SL सब खत्म हो चुकी हैं, तब क्या होगा? तब गंभीर प्रकार की छुट्टियां सामने आती हैं, जो एक तरह के सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच है। अच्छा। पहला विकल्प है अर्धवेतन अवकाश यानी हाफ पेमेंट लीव या HPL। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें आधी सैलरी मिलती होगी। जी, इसमें आपको आधा वेतन मिलता है, लेकिन इसे लेने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं ले सकते कि मन कर रहा है। और अगर स्थिति और भी गंभीर हो, जैसे कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना? तो आखिरी विकल्प है बिना वेतन अवकाश यानी लीव विदाउट पे या LDP। मतलब कोई सैलरी नहीं? कोई सैलरी नहीं। ये तब लिया जाता है जब कोई और चारा न बचा हो। स्रोत में बताया गया है कि लोग पैर टूटने जैसी गंभीर स्थितियों में इसे लेते हैं। मतलब आपको ये साबित करना होगा कि आप काम करने की हालत में बिल्कुल नहीं हैं। और इसकी मंजूरी की प्रक्रिया भी बहुत सख्त है ना? स्रोत में इसका पूरा एक ढांचा दिया गया है। बहुत ज्यादा सख्त। ये एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। ब्लॉक स्तर पर जो BPM यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं? वे अधिकतम 15 दिन की LWP ही मंजूर कर सकते हैं। बस 15 दिन? और अगर किसी को महीने भर की छुट्टी चाहिए हो तो मामला जिला स्तर पर DPCU के पास जाता है। और उससे भी ज्यादा? और अगर किसी को 3 से 6 महीने की छुट्टी चाहिए तो उसे राज्य स्तर पर SPMU से मंजूरी लेनी होगी। और वो मिलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। स्रोत के अनुसार ये मंजूरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है और इसके लिए पूरी जांच पड़ताल होती है। बाकायदा वेरीफाई किया जाता है कि कर्मचारी सच में बीमार है या कोई बहाना बना रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक, ये तो सुनने में ही इतनी थका देने वाली और मुश्किल लग रही है। बिल्कुल। क्या ये इतनी जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि लोग LPV मांगने से ही बचें? एक तरह से कर्मचारी को हतोत्साहित करने का तरीका है ये एक बहुत अहम सवाल है। किसी भी संगठन में प्रक्रियाएं व्यवहार को निर्देशित करती हैं। सही बात है। इतनी परतों वाली मंजूरी का सीधा मतलब है कि हर स्तर पर आपसे सवाल किए जाएंगे, आपकी जरूरत को परखा जाएगा, शायद आप पर शक भी किया जाए। ये कर्मचारी के लिए एक बहुत ही अपमानजनक अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब वो पहले से ही किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हो। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? कागज पर नियम तो ठीक हैं, बड़े व्यवस्थित लगते हैं। हर स्थिति के लिए एक छुट्टी है। हाँ,
लेकिन स्रोत हमें पर्दे के पीछे की हकीकत भी दिखाता है, जिसे अलिखित नियम कहा जा सकता है। और यहीं पर पूरी कहानी का सार छिपा है। स्रोत कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली, सीनियर अधिकारी आसानी से छुट्टी मंजूर नहीं करना चाहते। तो आपकी छुट्टी आपका हक है, लेकिन माहौल ऐसा है कि आपको अपना हक मांगने में भी झिझक महसूस होगी। बिल्कुल। और काम पे काम वाली बात तो हम कर ही चुके हैं। जब काम का बोझ ही इतना हो तो आप छुट्टी पर जाने के बारे में सोचेंगे भी कैसे? शायद आपको ये भी डर लगे कि वापस आने पर काम का पहाड़ आपका इंतजार कर रहा होगा। सही कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी रविवार या पब्लिक हॉलिडे के दिन भी काम पर बुला लिया जाता है। क्या मतलब छुट्टी के दिन भी? हाँ, इसके लिए बाकायदा जिला स्तर से एक ऑफिशियल आदेश निकाला जाता है। तो आपकी जो गिनी चुनी छुट्टियां हैं वो भी आपकी नहीं है, उनपे भी संगठन का हक है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात स्रोत में बताई गई है, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है। जीविका का छुट्टियों का कैलेंडर बिहार सरकार के स्थायी कर्मचारियों के कैलेंडर से अलग है और जीविका में छुट्टियां कम है। ये संविदा और स्थायी नौकरी के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। इन सब बातों को मिलाकर स्रोत इस नौकरी को माथापच्ची वाली नौकरी कहता है। और देने वाली नौकरी है जहां हर छोटी चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी छुट्टी के लिए भी। और इससे वही सवाल उठता है जो किसी के भी मन में आएगा कि इतने कठिन माहौल में जहाँ छुट्टी लेना भी एक संघर्ष है और आराम करने के लिए आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोई काम क्यों करेगा? इसका जवाब स्रोत की शुरुआत में ही मिल जाता है। अच्छा, वहाँ बताया गया है कि कई लोगों के लिए यह नौकरी एक अस्थायी पड़ाव है। वे इसे करते हुए दूसरी बेहतर और स्थायी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। ओ, तो ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक सीढ़ी है। बिल्कुल। ये संदर्भ समझना बहुत जरूरी है कि लोग क्यों इतने जटिल और मांग वाले अवकाश सिस्टम को झेलते हैं। तो लोग एक तरह से अपनी मानसिक शांति का सौदा कर रहे हैं, एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में। वे इस माथापच्ची को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं और साथ ही साथ तैयारी करने के लिए थोड़ा बहुत वक्त और संसाधन भी देता है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि बिहार जीविका में छुट्टियों की एक बहुत विस्तृत नियमों में बंधी प्रणाली है। लेकिन ये प्रणाली एक ऐसी कार्य संस्कृति के भीतर काम करती है जो छुट्टी लेने को एक चुनौती बना देती है। हाँ, एक तरफ अर्न लीव को बचाकर पैसे कमाने का एक स्पष्ट प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को ब्रेक न लेने के लिए उकसाता है, और दूसरी तरफ काम का भारी बोझ, सीनियर अधिकारियों का रवैया और छुट्टियों में भी काम करने की संभावना। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कर्मचारी शायद छुट्टी लेने से हिचकिचाते होंगे। और अब मुझे ये पूरा चक्कर समझ में आ रहा है। अगर छुट्टी लेना वैसे भी मुश्किल है और बॉस आसानी से छुट्टी नहीं देता, तो कर्मचारी सोचेगा कि क्यों ना ऐसे बचाकर साल के अंत में कुछ अतिरिक्त पैसे ही कमा लिए जाएं। हाँ, तो ये ईएल वाली नीति उस कठिन माहौल में और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है। सही कहा। इस अवकाश नीति की संरचना, खास तौर पर अर्जित अवकाश के बदले पैसे देने की सुविधा, एक ऐसे माहौल के लिए ही डिजाइन की गई लगती है जहां संगठन को शायद ये पता है कि कर्मचारी लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। ये तो एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। ये एक तरह से कर्मचारियों से कह रही है, हम जानते हैं कि आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, तो जब तक आप यहाँ हैं ज्यादा से ज्यादा काम करें और बदले में थोड़े ज्यादा पैसे ले जाएं। ये पूरी नीति एक अस्थायी व्यवस्था को स्वीकार करती भी लगती है। तो अंत में ये विचार करने वाला प्रश्न है जो सिर्फ जीविका के लिए नहीं बल्कि हर उस संगठन के लिए है जहां ऐसी नीतियां हैं। किसी कार्य संस्कृति के बारे में ये क्या कहता है जब उसकी सबसे मूल्यवान और सबसे फायदेमंद छुट्टी वो होती है जिसे आप लेते ही नहीं,